अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आवाज़ आ रही है मेरी बच्चों? ओके ओके, देखिए आज के दिन लास्ट क्लास के अंदर हमने कंप्लीट किया था इक्वेशंस ना। तो अब हम कंटिन्यू करेंगे फॉर दी मैट्रिसेस। मैट्रिसेस के सवालात कुछ पहले तो डेफिनेशन बेस हैं, तो वो तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। जैसे कि मैं अगर आपसे बात करूं, यहाँ लिखा हुआ है कि पहला वाला है कि एलिमेंट्स ए आई जे विद आई इक्वल टू जे, इसको हम कहते हैं डायगनल एलिमेंट्स। क्योंकि देखो डायगनल के अंदर जो मैट्रिक्स होता है वो नॉर्मली होता है कैसे, उसके एलिमेंट्स होते हैं A11, फिर होते हैं A22, फिर होते हैं A33। यानी कि डायगनल एलिमेंट्स में आई और जे की पोजीशन होती है सेम। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पहला एलिमेंट होता है डायगनल का, दूसरा डायगनल का एलिमेंट होता है सेकंड रो सेकंड कॉलम ना। तो डायगनल के जो एलिमेंट्स होते हैं उसमें आई और जे सेम होते हैं। भाई ऐसे मैट्रिक्स जिसके अंदर जाहिर है कि आप ये देखें 1/n, यानी कि एक रॉ होती है तो उसको हम रॉ मैट्रिक्स बोलते हैं। इसी तरीके से एक कॉलम होता है तो उसको कॉलम मैट्रिक्स कहा जाता है। तमाम तर एलिमेंट जिसके ज़ीरो होंगे उसको हम कहेंगे नल मैट्रिक्स। A square matrix whose all elements at zero except those in the main diagonal, यानी कि ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके अंदर सारे एलिमेंट जीरो हो डायगनल के अलावा, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम डायगनल मैट्रिक्स कहते हैं। भाई डायगनल मैट्रिक्स में डायगनल के अंदर एलिमेंट्स होते हैं, बाकी जीरो होते हैं। एज ऑल डायगनल एलिमेंट्स इन विच डायगनल एलिमेंट्स आर इक्वल, तो भाई जिसमें डायगनल एलिमेंट सेम होता है उसको स्केलर मैट्रिक्स कहा जाता है। जैसे कि आपको याद होगा कि आपके पास अगर एक यहाँ पे लिखा हुआ है रूट ए रूट ए रूट ए, तो डायगनल के अंदर अगर सेम एलिमेंट आ जाए तो उसको हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। सेम तरीके से यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है all diagonal matrix in which all the diagonal elements are equal to 1, तो उसको यूनिट मैट्रिक्स कहा जाता है। ए स्क्वायर इक्वल टू ए, सारी बातें सिर्फ वन लाइनर है, यानी कि देखते ही जिसको डेफिनेशन याद होगी तो बड़ी आसानी से आंसर कर देगा, यह आइटम इम्पोर्टेंट है। इसी तरीके से मैं ए पी इक्वल टू ओ की बात करूँ तो भाई ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा। अब ए स्क्वायर इक्वल टू आई है, तो बेटा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको थ्योरी पे बताया होगा क्या होगा ना रुशन, तो वो तो बहरहाल आपसे डिस्कस किया हुआ क्लास के अंदर। आइडेंटिटी मैट्रिक्स खैर मैं फिर भी बता देता हूँ, जिसके डायगोनल पे 1 होता है। ठीक है, a स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ए स्क्वायर इक्वल टू आई, इसको क्या बोलते हैं, इन्वोलेटरी मैट्रिक्स। अब मुझे बताओ 11 पे क्या लिखा हुआ है, a इक्वल टू 80। ये सारी डेफिनेशन है जो क्लास में आपको लिखवाई गई होंगी। a इक्वल टू 80 सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, नेगेटिव 80 स्क्यू सिमेट्रिक होगा। बिलो इट्स मेन डायगोनल, भाई देखो ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसपे फॉर एग्जांपल डायगोनल के नीचे एलिमेंट, ये डायगोनल है, अगर डायगोनल के नीचे एलिमेंट जीरो हैं और ऊपर फॉर एग्जांपल नॉन जीरो एलिमेंट्स प्रेजेंट है, तो ये जो डायगोनल आपका बन रहा होगा ऊपर की तरफ ना इस तरीके से, दैट इज योर अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। तभी आप अपर ट्राइंगुलर में टेक करेंगे। अपर में याद रखना बिलो इट्स मेन डायगोनल होता है, और अगर अबव इट्स मेन डायगोनल होगा तो अबव है तो अबव का रिवर्स क्या होगा, लोअर, तो इसका आंसर लोअर ट्राइंगुलर आएगा। ए इक्वल टू 80 के ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट, इसको बोलते हैं हम हर्मिशियन मैट्रिक्स। नेगेटिव आ जाएगा तो इसको हम कहते हैं स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। ये क्लियर है सब लोग को? इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को, मेरे ख्याल से इसमें तो कोई प्रॉब्लम आपको होगी भी नहीं, ऐसे ही है ना? क्लियर है तो यस लिख दो ताकि मैं आगे बढ़ूँ। ठीक है, आदि असल में हर्मिशियन क्लास पे डिस्कस किया होगा। इसमें होता है, ये कंडीशन होती है ए बराबर है ट्रांसपोज ऑफ ए के,
कॉन्जुगेट के। ठीक है, अब देखो इसके आगे अगर मैं फर्दर डिस्कस करूँ ना, तो ये मैट्रिक्स का इसका आंसर जो है वो नन ऑफ दी अबव है। अब नन ऑफ दी अबव है क्यों? अब देखो नन ऑफ दी अबव की मीनिंग बड़ी सिंपल सी है। देखो अबव की जगह बिलो होता तो जाहिर सी बात है कि दोनों ही यहाँ पे गिवन है ना, इधर देख लो, बिलो भी गिवन है, अबव भी गिवन है। तो अगर बिलो है तो अपर ट्राइंगुलर है, अबव है तो लोअर ट्राइंगुलर है। अब देखो जैसे कि आपके पास मैट्रिक्स यहाँ लिखा हुआ है, अब अगर आप इस चीज़ को देखें तो आपके पास सिंपल सी कहानी ये है कि इसके अंदर दो मैट्रिक्स ऐड तो हो रहे हैं, लेकिन ऐड होने के बाद अगर मैं आपसे यहाँ डिस्कस करूँ उनका ऑर्डर सेम नहीं है। तो ऑर्डर सेम नहीं है तो मैट्रिक्स कैन नॉट बी एडेड इफ ऑर्डर्स आर नॉट सेम। यहाँ पे बोलेंगे मैट्रिक्स कैन नॉट बी एडेड, यानी कि मैट्रिक्स ऐड हो ही नहीं हो सकता जब तक कि इनके ऑर्डर सेम नहीं होंगे। तो ऑर्डर का सेम होना ज़रूरी है। इसी तरीके से देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 है, तो 18 पे लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई आर। तो देखो एक सिंपल सा काम ये कर लो, यहाँ लिखा हुआ है इस तरीके से ना, तो अगर तुम इसको कंपेयर करोगे तो इनको ऐड कर लो पहले, मतलब कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर लो। जैसे कि आप लिख दोगे 2x माइनस 3y इक्वल टू 1, और फिर आप लिख दोगे माइनस 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब आपने x और y की वैल्यू निकालनी है। तो आप एक सिंपल सा काम ये करें, पहले वाली इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई कर दें। जो पहली वाली इक्वेशन लिखी गई है आप इसको पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा 4x माइनस 6y इक्वल टू 2। अब दूसरी वाली इक्वेशन को एज इट इज कॉपी कर लो और फिर इनको ऐड कर लो। ऐड करोगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, सो नेगेटिव वाई विल बिकम 3 और y का आंसर आपके पास आ जाएगा माइनस का 3। तो x रहेगा वैसे ही, y की जगह आप माइनस 3 लिख दोगे, तो भाई ये आ जाएगा 2x इक्वल टू 3 प्लस 3 9, 1 माइनस 9 माइनस 8 होता है, तो x आ जाएगा -4। देयरफॉर आंसर जो होगा वो डी होगा। यानी कि सिर्फ साइमल्टेनियसली इक्वेशन को सॉल्व करना है। कौन कौन से एलिमेंट ऐड होंगे भाई? ये जो एलिमेंट है फॉर एग्जांपल ये 2x माइनस 3y ये बराबर हो जाएगा 1 के, और ये जो माइनस का 4x प्लस का 5y ये बराबर हो जाएगा 1 के, और फिर आप इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब देखो 18 के आगे अगर मैं फर्दर आपसे 19 के हवाले से डिस्कस करूँ, देखो 19 पे यहाँ क्या लिखा हुआ है, a माइनस 2b बराबर है 3x के। आपको कैलकुलेट क्या करना है, यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ व्हाट b। सो अगर मैं b को आइसोलेट करूँ तो a माइनस 3x विल बिकम इक्वल टू 2b। तो मैं यहाँ 2 भी लिख लेता हूँ, तो यहाँ आ जाएगा -2, यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा -1 4 3, यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा 8, यहाँ आ जाएगा 5। अब आप 3 को x से मल्टीप्लाई कर दो। जब आप करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 3 6, और ये हो जाएगा 9 15 1 3 3 2 3 6 4 3 12, माइनस का 3 और माइनस का 12, 0 मल्टीप्लाई बाई 3 इज 0। अपना डायरेक्ट काम कर लेना, यानी कि आपको इस ज़्यादा स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है। ये 2 मल्टीप्लाई कर रहा है माने कि डिवाइड करेगा, तो आप पहले -2 और 6 को माइनस कर लें। -2 माइनस 6 होता है -8, -8 को 2 से डिवाइड कर दें तो -4 हो जाएगा।
1 माइनस 3 होता है -2, -2 को 2 से डिवाइड कर दे -1 आ जाएगा। 0 प्लस 3 ये हो जाएगा 3/2। -1 प्लस का 9, टाइम बचाए 9 माइनस 1 8, इसको डिवाइड कर दें 4 हो जाएगा। 6 देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 4, यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस और यहाँ लिखा हुआ है 6। 4 माइनस 6 -2 को अगर 2 से डिवाइड करोगे -1 आएगा। यहाँ लिखा हुआ है 3, यहाँ लिखा हुआ है माइनस, यहाँ लिखा हुआ है -12। 3 प्लस 12 होता है 15, फिर आप इसको 2 से कर देंगे डिवाइड। तो ये सेकेंडली हो जाएगा -15/2। 8 माइनस 12 -4, -4/2 होता है -2। 5 माइनस 0 होता है 5 और ये हो जाएगा 5/2। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। बस यहाँ पे उन्होंने माइनस लगाना भूल गए। तो ये जो करेक्ट आंसर है विच इज़ योर ऑप्शन सी, इसको बुक में करेक्शन कर लीजिएगा, यानी कि ये माइनस है। ठीक है, वाली सेम आंसर, तो इसको इस तरीके से जल्द अज जल्द सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है आपको यहाँ तक बच्चों के? देखो अब मैं अगर इसी के आगे फर्दर डिस्कस करूं तो देखो भाई सिंपल सी कहानी है, कोई मुश्किल सवाल नहीं है, आसान से सवाल है। अब फॉर एग्जाम्पल अब्दुल्ला देखो कुछ भी नहीं किया, ये जो a माइनस 3x है ना, पहले मैंने x को 3 से मल्टीप्लाई किया, सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन ही है इसके अंदर। देखो एक दफ़ा तुम्हें बात समझ आ जाएगी। ये सवाल एनईडी के पास पेपर में आया हुआ है, यानी कि ये सवाल बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो अनीस हुसैन की बुक से एनईडी ने कॉपी किए हैं। अब देखो भाई, अब क्या करोगे, सबसे पहला काम यहाँ लिखोगे -2 3 4 -1, यहाँ लिखा हुआ है 1 2, यहाँ लिखा हुआ है x4, यहाँ लिखा हुआ है 5x, यहाँ लिखा हुआ है -3 1 0। यहाँ पे इसका ट्रांसपोज ले लो, ट्रांसपोज ले लोगे तो हो जाएगा 2 - 14। अब आप क्या करोगे, पहले आप रॉ 1 को कॉलम 1 से मल्टीप्लाई करोगे। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, देखो -2 को जब 1 से करोगे तो माइनस का 2 आएगा, 3 2 होता है 6। भाई मल्टीप्लिकेशन सिंपल है, सिर्फ रॉ 1 को मल्टीप्लाई करो। ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2x और 3 4 होता है 12 और -2 ये हो जाएगा ये कहानी, क्योंकि रॉ 1 पे ऑलरेडी x मौजूद है ना, और इसका ट्रांसपोज ले लिया, रॉ को कॉलम बना दिया, तो मसला नहीं है, आपको पहली रॉ से भी x का आंसर मिल जाएगा, दूसरी रॉ से भी मिलेगा, लेकिन दूसरी रॉ को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, टाइम ज़ाया होगा सिर्फ। अब आप क्या करें भाई, ये जो रॉ 1 का आंसर आया है ये क्या होगा, मैं लिख देता हूँ 4 हो गया। इसको आप मल्टीप्लाई कर दें कॉलम 1 से, जब कॉलम 1 से करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई करेगा -3 से, तो जब 4 -3 से मल्टीप्लाई करेगा तो आंसर आएगा -12। फिर माइनस का 2x + 12 करेगा 1 से मल्टीप्लाई, तो जब ये 1 से करेगा तो बच जाएगा -2x + 12, और माइनस का 10 + 3x जब 0 से करेगा तो 0 आ जाएगा आंसर, 0 लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये कैंसिल हो जाएंगे, अब जब ये कैंसिल होंगे तो =2 लगा हुआ है ना, तो =2 पे क्या होता है, जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं वो सेम होते हैं, यानी कि जो माइनस का 2x है वो 2 के बराबर आ जाएगा। जब ये 2 के बराबर होगा तो x का आंसर विल बिकम -1, देयरफॉर यू विल टेक ऑन -1। पसंद देखो बहुत सिंपल है, मल्टीप्लाई किया बेटा, कुछ और मुश्किल काम थोड़ी किया। पहले रॉ 1 को कॉलम 1 से किया, कॉलम 2 कॉलम 3 से किया, फिर जो उसका रिजल्ट बना रॉ 1 का उसको कॉलम वाले मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये जो 4 है ये -3 से करेगा मल्टीप्लाई, -12 हो जाएगा, -2x + 12 1 से करेगा -2x + 12 हो जाएगा, और आखिरी वाला एलिमेंट 0 से करेगा मल्टीप्लाई। अब जब ये 0 से करेगा मल्टीप्लाई तो जाहिर है कि 0 -10 + 3x जब 0 से करेगा मल्टीप्लाई तो 0 हो जाएगा, ये -12 + 12 से कैंसिल हो जाएगा। अब इसको इक्वेट कर दो, इक्वेट कैसे करोगे कि जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे वो सेम हो जाएंगे, यानी कि जो माइनस का 2x ये 2 के बराबर हो जाएगा।
अब जब ये 2 के बराबर होगा तो x का आंसर -1 आ जाएगा। अब ये वाला सवाल भी NDDS को आएगा। और मेरे ख्याल से ये सवाल 2022-23 दोनों का आएगा, बिल्कुल ऐसे ही है। भाई देखो यहाँ मैं लिख रहा हूँ 1 0 नेगेटिव आयोटा, फिर यहाँ लिख रहा हूँ मैं 1। अब मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई के लिए वही करो, रॉ 1 को कॉलम 1 से कर दो मल्टीप्लाई, फिर कॉलम 2 से करो। तो जब कॉलम 1 से करोगे तो डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ मैं, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना होता है 1, माइनस आयोटा इंटू माइनस आयोटा, आयोटा स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे तुम लोग को ना ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, इसका आंसर डायरेक्ट अपने जहन पे कैलकुलेट करके 2 लिख दो। इतना टाइम थोड़ी है बैठ के हम कैलकुलेशन करेंगे। फिर इसको कॉलम 0 0 से करोगे मल्टीप्लाई, जब 0 0 से करोगे मल्टीप्लाई तो ये 0 ही हो जाएगा। थोड़ा सा आपको तेज बनना पड़ेगा, तभी जाके आप एप्टीट्यूड टेस्ट में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। 0 को 1 से करोगे मल्टीप्लाई तो 0 हो जाएगा, फिर 1 को आयोटा से करोगे तो आयोटा हो जाएगा। यहाँ लिख देता हूँ मैं। अब पहला पहले से, दूसरा दूसरे से। 0 कभी भी कॉलम अगर एक मैट्रिक्स कॉलम 0 है ना, तो वो जो कॉलम 0 है वो कॉलम हमेशा 0 ही रहेगा आफ्टर दी मल्टीप्लिकेशन। अब इसको आपने मल्टीप्लाई करना तो आप सब जानते ही हैं, बस थोड़ा सा अपने दिमाग का प्रोसेसर को तेज करो। रॉ 1 को कॉलम 1 से कर लो मल्टीप्लाई, वैसे मल्टीप्लाई करोगे सो 2 1 से 2, 0 लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा 2 आयोटा, ये हो जाएगा आयोटा, ये आयोटा स्क्वायर हो जाएगा जो -1 के इक्वल है। तो कौन सा आंसर आ रहा है? ऑप्शन बी। तो सिंपल सी मल्टीप्लिकेशन थी इस सवाल के अंदर। अब देखो इसी के आगे अगर मैं आपसे फर्दर डिस्कस करूं 20 के बाद 22 से, 22 थोड़ा बड़ा सवाल है, लेकिन ये आप लोग को याद है किसी को इसका आंसर क्या होगा? इंटर बोर्ड के स्टूडेंट्स को तो अच्छे से याद होगा। क्या है इसका आंसर, याद है? वेरी गुड टी। चलो कर लेते हैं सॉल्व ताकि रिकॉर्ड हो जाए पूरा। ए लेवल से कितने हैं यहाँ पर? ए लेवल का स्टूडेंट है कोई? यस लिख दे जो है। नहीं है कोई ना, इसका मतलब है तो चलो फिर तो असल में वो लोग ये चीज़ नहीं पढ़ते हैं। भाई देखो यहाँ पे यू विल राइट 1 प्लस ओमेगा, ऐड कर दूँ और इसी के आगे हो जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे। फिर यहाँ हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस का 1, यहाँ हो जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, फिर आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा, फिर आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, फिर हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और फिर आ गया ओमेगा प्लस 1। अब ना एक आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए, वो क्या है? वो ये है कि आपके पास जो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है वो 0 के इक्वल होता है। सो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर विल बिकम -1, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 विल बिकम नेगेटिव ओमेगा, ओमेगा प्लस 1 विल बिकम नेगेटिव ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब होता है 1 और ओमेगा 4 होता है ओमेगा की पावर 1। सही है? तो जब मैं लिखूंगा 1 प्लस ओमेगा बराबर है नेगेटिव ओमेगा स्क्वायर के, ये नेगेटिव 1 हो जाएगा, ये नेगेटिव ओमेगा हो जाएगा, ये नेगेटिव 1, ये नेगेटिव ओमेगा, ये नेगेटिव ओमेगा स्क्वायर, ये नेगेटिव 1, ये नेगेटिव ओमेगा, ये नेगेटिव ओमेगा स्क्वायर।
यहाँ आ जाएगा 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। अब आप इसको जब मल्टीप्लाई करोगे ना तो नेगेटिव ओमेगा स्क्वायर, नेगेटिव ओमेगा क्यूब, -1 नेगेटिव ओमेगा स्क्वायर, -ओमेगा 4, -1 नेगेटिव ओमेगा स्क्वायर, -ओमेगा 4। भाई नेगेटिव निकाल लो कॉमन, कॉमन निकालने के साथ साथ यहाँ बच जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा ओमेगा क्यूब। ये जो यहाँ लिखा हुआ है ये 1 के बराबर है, यहाँ पे आप 1 लिख दें। और ये जो ओमेगा 4 है ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये बराबर होता है ओमेगा के। तो ओमेगा 4 की जगह 1 तो ऑलरेडी है ना, तो ये भी असल में ये बन जाएगा। आप ओमेगा 4 की जगह ओमेगा लिख दें, ये भी ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 हो जाएगा, ये भी ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 हो जाएगा। अब ये तीनों चीज़ें जो है ये 0 के बराबर है, ये हो जाएगा 0 0 0, माइनस से मल्टीप्लाई करो 0 को कोई फर्क आता नहीं है। देयरफॉर योर जवाब इज ऑप्शन नंबर 2। अब 23 पे लिखा हुआ है ए एक्स ट्रांसपोज बराबर है किसके। भाई देखो ये बात याद रखना, ये मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी होती है कि ए एक्स का जो ट्रांसपोज है उसमें आप रिवर्स कर देते हैं चीज़ों को, यानी कि यहाँ लिख लेते हैं एक्स ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। ये प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है, ये आपको याद होना चाहिए। तो ये मैंने आपसे कुछ 23 डिस्कस किए हैं, 22 दिखा दूँ। अच्छा मुनाफ, मैंने ग्रुप में शेयर तो कर दिए, आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको पर्सनली सेंड कर दूंगा सारे PDF, ठीक है। देखो अब इसके आगे हो गए राफे, तुम भी सेंड कर देना मैसेज, मैं दे दूंगा तुम्हें, ठीक है। मैं दोबारा ग्रुप में बोल देता हूँ, मैंने ग्रुप में बोला हुआ है, मैंने शेयर किया हुआ है जहाँ पे लाइव डिस्कशन क्लास है, तो उसके अंदर तमाम जो स्टूडेंट्स को ये PDF दे दिए जाएँ। मैं दोबारा से वॉइस नोट ड्रॉप कर दूँगा, ये सारे असल में ग्रुप अच्छे खासे हैं ना, वो एक साथ सारे कैंपसेस में मिल जाए सबको। आज कोशिश करके मैट्रिसेस ख़त्म कर लेंगे, या अच्छे खासे हम आज से ज़्यादा डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। करवा दूंगा सर, प्रॉब्लम नहीं है, मैं करवा दूंगा ना, टेंशन नहीं लो। रिकॉर्डिंग्स तो मिल रही है ना आप लोगों को। यस, ऑन कैंपस क्लास भी स्टार्टेड है, तो ऑन कैंपस भी आप चीज़ों को देख सकते हैं। जिनको ऑनलाइन फिजिबल लगता है ऑनलाइन लो, जिनको ऑन कैंपस समझ आती है कहानी को ऑन कैंपस जाके ले लो। जिनके मसले हल हो जाते हैं ऑनलाइन तो वेल एंड गुड, जिनके इश्यूज नहीं होते रिजॉल्व तो भाई ऑन कैंपस भी लो, अच्छी बात है, आपको फर्दर और फैसिलिटेट किया जा रहा है।
भाई आई थिंक सो नीपा की कल से स्टार्ट है, ऐसे ही है ना? नीपा कैंपस को ना, क्या नाम है आपका, हसान। बाकी ग्रुप्स में भी स्टार्ट हो जाएंगी, मतलब बाकी जगहों पे भी स्टार्ट हो जाएंगी। कितने हो गए हैं आपके अभी? 24, 25, 26, 27, 28। इसके आगे भी देख लेते हैं, एक साथ सॉल्व कर लेंगे सारे। अच्छा, डिटर्मिनेंट इनवर्स, अच्छा अभी चलो ये अटेम्प्ट कर लेते हैं मैंने। अच्छा भी देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर के एक्स इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 10 by 10, याद रखना के अगर नंबर होगा ना कोई, तो अगर के नंबर है तो के एक्स टी यानी कि ट्रांसपोज जो है वो हमेशा के एक्स टी के बराबर होता है, यानी कि नंबर पे कभी भी हम ट्रांसपोज नहीं लेते हैं, ठीक है? तो नंबर असल पे यहाँ पे के स्केलर है, स्केलर का मतलब ये एक नंबर है। अगर ये मैट्रिक्स होता ना तो ये रिवर्स हो जाता, यानी कि एक्स वहाँ से ले आता और के यहाँ आ जाता, नंबर पे ट्रांसपोज नहीं लिया जाता, ठीक है? तो ये 24 हो गया। 24 के बाद नाउ वी आर डिस्कसिंग 25। 25 के अंदर लिखा हुआ है डिटर्मिनेंट ऑफ ए 12 है,
मैट्रिक्स बी जो है वो इक्वल है ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ए के। भाई अगर मैट्रिक्स बी इक्वल है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए के तो याद रखना डिटर्मिनेंट का सवाल लिखा है। मैं आपको बता चलूँ डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी होती है कि अगर एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 12 है उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट भी 12 ही होगा, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ 80 बराबर होता है। ठीक है, तो कोई जवाब में फ़र्क नहीं आएगा। 26 वैसे कैसे रिपीटेड एमसीक्यू है, पहले भी पूछा जा चुका है कि यहाँ पे जो ए बी का ट्रांसपोज है ना वो बराबर होता है बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज, तो इसका आंसर तो डी है। अब 27 में आपने मल्टीप्लाई करना है तो डायरेक्ट कर लिया करो, स्टेप मतलब कम शो किया करो स्टेप। तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर है। फिर आप साइन ए को कॉस ए से मल्टीप्लाई करोगे, ये बन जाएगा साइन ए कॉस ए। फिर ये हो जाएगा माइनस कॉस ए साइन। फिर आप कॉस ए को साइन ए से करोगे, हो जाएगा कॉस ए साइन ए। और फिर ये आ जाएगा माइनस साइन ए कॉस ए ना। फिर जब इसको मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर है और साइन ए से मल्टीप्लाई होकर साइन स्क्वायर है हो जाएगा। ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। यहाँ हो गया 1, यहाँ आ गया 0, यहाँ आ गया 0, यहाँ आ गया 1। तो ये बराबर हो गया I2 के, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2×2 के। 28 के अंदर क्या कहा जा रहा है? If P and Q are two matrix of same order P and Q, then order of P plus Q। सिंपल सी बात है, P और Q होता है। क्योंकि देखो अगर आप किसी भी मैट्रिक्स को ऐड करते हैं 2×2 एडर को, अगर दो मैट्रिक्स को ऐड करोगे तो जाहिर सी बात है उसका जो रिजल्टेंट आएगा वो भी 2×2 ही आएगा। ठीक है, तो यानी कि मैट्रिक्स के ऑर्डर में कोई फर्क नहीं पड़ता आफ्टर द एडिशन। इसको कैसे करोगे? इसके लिए भाई एक काम याद रखना, अगर एक मैट्रिक्स का ऑर्डर m/n है और दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर है n/p, सो जो ऑर्डर ऑफ द ए बी होता है वो होता है m × p, यानी कि पहले वाले मैट्रिक्स की रॉ और दूसरे वाले मैट्रिक्स का कॉलम। दिस इज योर ऑर्डर ऑफ द रिजल्टेंट मैट्रिक्स ऑफ ए बी, यानी कि ए वाले की रॉ और बी वाले का कॉलम। जब ए बी को मल्टीप्लाई करोगे, पहले से को मल्टीप्लाई हो सकते नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकता है। ये 3 रॉ है 3 कॉलम है, मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो इसकी रॉ मतलब आफ्टर दी मल्टीप्लिकेशन, ये दोनों मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगा, पहले की रॉ है 1, दूसरे का कॉलम कितना है 3। अब इधर देखो, अब यहाँ पे इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर है 3/1 आफ्टर दी मल्टीप्लिकेशन अगेन। अब ये इसके लिए ए के तौर पे एक्ट करेगा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, 1 1 आंसर आ जाएगा। यानी कि मल्टीप्लिकेशन के बाद बस को याद रखो कि अगर इसका ऑर्डर फॉर एग्जाम्पल है, दोबारा बता रहा हूँ, देखो 1/3 और इसका आंसर है 3/3। ठीक है, तो ये 3 और 3 सेम होने चाहिए, इसको कैंसिल कर दो। कैंसिल कर दिया तो आंसर आ गया 1/3, 1/3 लिख दिया। इसके आगे 3 रॉ 1 कॉलम है तो ये 3/1 होगा। अब क्या करोगे? इस 3 को उड़ा दो, कैंसिल कर दो। जब कैंसिल करोगे तो ये बन जाएगा 1/1, तभी 29 पे किस पे टिक कर दोगे? 1/1 पे कर दोगे। ठीक है, तो इस तरीके से करना है, यानी कि पूरा सॉल्व करने बैठेगा। पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यानी कि भाई जब भी दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होते हैं, जैसे कि एक मैट्रिक्स है 3/4 और एक मैट्रिक्स है 4/3, तो आफ्टर दी मल्टीप्लिकेशन अगर ये ऑर्डर ऑफ दी ए है और ये ऑर्डर ऑफ दी बी है, तो आफ्टर दी मल्टीप्लिकेशन ऑर्डर ऑफ दी ए बी विल बिकम पहले मैट्रिक्स का रॉ, दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम, यानी कि 3/3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। ये लिखा हुआ है पहले sec अल्फा मल्टीप्लाई में sec अल्फा, दिस विल बिकम sec स्क्वायर अल्फा। डिटर्मिनेंट निकाल लो, ये आ जाएगा -1। असल पे sec स्क्वायर अल्फा मैं आपको बताता चलूँ,
कि यहाँ पे जो सेक स्क्वायर अल्फा है, सेक स्क्वायर थीटा, ये बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के। तो सेक स्क्वायर अल्फा की जगह आप लिख देंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, -1 रहेगा, वैसे ही 1 से -1 कर दो कैंसिल, तो यहाँ आ जाएगा टेन स्क्वायर अल्फा। अब 30 के बाद 31 अगर मैं आपसे डिस्कस करूं, एडिटिव इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। आपसे बोले जा रहे हैं एडिटिव इनवर्स क्या है मैट्रिक्स। एडिटिव इनवर्स का मतलब है साइन चेंज कर देना। तो साइन किसकी चेंज होगी, -2 है तो 2 हो जाएगा। अच्छा, डायगोनल पे माइनस आ जाएगा और लीडिंग डायगोनल पे पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि सी आंसर हो जाएगा। 32 में इक्वेशन लिखनी है, तो इक्वेशन लिखना कोई मुश्किल काम नहीं है, इसको मल्टीप्लाई कर लो इससे, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 2y और यहाँ पे इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये आ जाएगा 3x माइनस वाई इक्वल टू 7। सो ये आंसर आ जाएगा, ऑप्शन है 33 पे। ये जो मैट्रिक्स है, क्योंकि देखो ना, ये इसका ट्रांसपोज ले लो। अगर इस मैट्रिक्स ए को मैं देखता हूँ, इसका ट्रांसपोज अगर मैं लेता हूँ, तो पहली रो को कॉलम बना दो, तो देखो ये बन जाएगा डी बी सी। दूसरी रो को कॉलम बना दो बी डी, और तीसरी रो को कॉलम बना दो सी डी। यहाँ पे ए और ट्रांसपोज ऑफ ए बराबर हो गए। जब बराबर हो गए तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है। अब 34 के अंदर मैं आपसे बात करूं, देखो 34 पे क्या लिखा है। यहाँ लिखा हुआ है अगर कि अगर एक मैट्रिक्स है ए आई जे विद आई व्हेन आई नोट दैट ए आई जे इज इक्वल टू 34 बता रहा हूँ। हाँ 34 बता रहा हूँ। देखो 34 के अंदर आपसे क्या कहा जा रहा है, पहले इसको समझते हैं, देखते हैं। थर्टी फोर पे लिखा हुआ है मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे फॉर डायगोनल मैट्रिक्स व्हेन आई नॉट देन ए आई जे। भाई देखो मैं समझाता हूँ। अगर एक मैट्रिक्स है तो इसकी ये पोजीशन होती है ना, तो अगर आप इसको देखते हैं तो यहाँ पे देखें जो डायगोनल एलिमेंट्स है उसमें आई और जे बराबर है, जबकि जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं उसमें आई और जे बराबर नहीं है। तो यहाँ पे ये नॉन डायगोनल की बात कर रहा है। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट हमेशा किसके इक्वल होंगे, डायगोनल एलिमेंट्स के अंदर जीरो, क्योंकि आपको पता है ना ये चीज़ डायगोनल के अंदर ये चीज़ क्या होती है, जीरो होती है। तो जब आई और जे बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के बारे में बात कर रहा है। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स मस्ट बी जीरो। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो हमेशा क्या होंगे, जीरो होंगे। ठीक है। क्योंकि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स में पोजीशन ऑफ रो एंड कॉलम सेम नहीं होती, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, जबकि डायगोनल एलिमेंट्स में रो एंड कॉलम की पोजीशन सेम होती है। देखो अक्सर सिंपल है ना, यहाँ पे अगर आप आई नॉट इक्वल टू जे की बात हो रही है, यहाँ पे पर्टिकुलर एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर एलिमेंट है ए आई जे ना, तो जिसमें आई और जे बराबर नहीं है, वो एलिमेंट होंगे कौन से, तो वो जाहिर है कि वो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होंगे। और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो जीरो होते हैं डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर। बस इसको याद रख लो कि आई जब जे के बराबर नहीं होगा ना, तो ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर जीरो होता है। अपने बात ये जहन पे याद रखना कि जब भी आई और जे बराबर है, इट मीन्स ये डायगोनल एलिमेंट्स है। और जब आई और जे बराबर नहीं है
तो फिर ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, 35 में देखो, ये देखो यहाँ पे ये जो A11 A22 A33 है, ये क्या लिखा हुआ है भाई? ये 1 है, इसका मतलब है डायगोनल पे 1 आ गया। और बाकी जब आई और जे बराबर नहीं है सब जीरो का, तो बाकी सारे जीरो का मतलब ये है कि भाई, ये अभी मैंने आपको समझाया, वही वाली स्टेटमेंट दोबारा आ रही है कि जब आई और जे बराबर नहीं है तो सारे एलिमेंट जीरो हैं, और जब आई और जे बराबर है यानी कि 1 1 2 2 इसमें आई और जे बराबर है, ये डायगोनल एलिमेंट है। डायगोनल एलिमेंट 1 हो जाएंगे तो भाई ये आपका कहलाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, अच्छा बीच में ये मिस हुआ है। 30, 34 ये हो गया, 35 ये रहा, 36 यहाँ पे। द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए, बच्चों वाली कहानी है, एडिटिव इनवर्स इस माइनस का है। 37 को मैंने इसलिए 37 और 8 को साथ लिख दी क्योंकि एक ही लाइन का आंसर है भाई। यहाँ पे एक नंबर है, यहाँ पे मैट्रिक्स और यहाँ पे एक इक्वेशन है, कभी भी कंपेयर नहीं हो सकते हैं, तभी नन आंसर है, सॉल्व ही नहीं हो सकता। डिटर्मिनेंट होता तो मैं कर लेता सॉल्व, उसको डिटर्मिनेंट का आंसर नंबर आता है। ये अगर यहाँ पे मैट्रिक्स है तो यहाँ इसका आंसर हमेशा मैट्रिक्स ही आएगा, कभी भी मैट्रिक्स का आंसर याद रखना, कोई इक्वेशन नहीं आएगी, तभी नन टिक करेंगे। ए इनवर्स एग्जिस्ट इफ ए इज नॉन सिंगुलर, जाहिर सी बात है कि भाई ए इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट अगर डिटर्मिनेंट जो है वो जीरो हो जाएगा, सॉरी नॉट जीरो होगा। नॉट जीरो का मतलब है, नॉट जीरो का मतलब है नॉन सिंगुलर। ठीक है, नहीं डिटर्मिनेंट से नहीं कर सकते ना मुस्तफ़ा, जब मैट्रिसेस बना हुआ तो डिटर्मिनेंट क्यों सॉल्व करें? समझ आ रही है बात? जब मैट्रिसेस बना हुआ तो डिटर्मिनेंट, अगर उसमें मॉड्यूलस का साइन होता ना तो डिटर्मिनेंट से सॉल्व करते हैं, मॉड्यूलस थोड़ी है, तो स्क्वायर ब्रैकेट है। अब मल्टीप्लाई कर लो भाई, मैं तो डायरेक्ट करूँगा, रॉ वन को कॉलम वन से कर लो। अब देखो आप क्या करोगे जब सॉल्व करके लिखोगे ना, सो 1 मल्टीप्लाई बाय -5 होता है, और 3 1 -5 + 3 कितना हो जाएगा? -2। वैसे अक्लमंदी का मुजाहरा है कि पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत है नहीं, बजा भाई। अगर ये ऑर्डर इसका है फॉर एग्जांपल 1/3 और इसका है 3/3, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गए, जो ऑर्डर आएगा ई बी का वो 1/3 आएगा। तो 1/3 का मतलब है एक रॉ 3 कॉलम ना, तो एक रॉ 3 कॉलम वाले दो हैं, तो ये जिसका पहला एलिमेंट -2 हम सॉल्व कर चुके हैं, तो इसका ये जवाब होगा। ठीक है, डायरेक्ट कर सकते हो इस तरीके से, थोड़ा सा अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए। अब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m/p व्हेन मल्टीप्लाई बाय अनदर मैट्रिक्स, अभी मैंने बताया था ये p से p कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे पूछ रहे हैं तो इसका ऑर्डर हो जाएगा m/n। अब m/n अगर ऑर्डर ऑफ ए बी का आ रहा है तो उसमें कॉलम कितने हैं? n, तभी आप n को टिक कर देंगे। 39 पे मैंने देखो सर सिंपल सा काम ये किया कि पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई किया, आंसर -2 आ गया। अब मैंने थोड़ा सा और दिमाग लगाया कि ऑर्डर जो है वो 1/3 है, 3/3 है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्टेंट ऑर्डर जो बनेगा 1/3 बनेगा। तो पहले रो 3 कॉलम, तो फर्स्ट रो 3 कॉलम तो बी या सी में, और जो मैट्रिक्स आ रहा है मतलब वो बी आ रहा है। तो खैर ये मतलब जो मैट्रिक्स बी ऐसा है जिसमें पहला एलिमेंट -2 है। ठीक है, तो ये हमारे मैट्रिसेस का पहली वर्कशीट सॉल्व होती है। इसको 1 मिनट हो गया, मैं 5 मिनट का गैप ले रहा हूँ बेटा, उसके बाद रिज्यूम कर रहा हूँ क्लास। ठीक है, डिटर्मिनेंट पर स्टार्ट करते हैं। तो ये है कि आप लोग बेशक पानी वानी पीना चाहें पी सकते हैं, मैं भी पी लेता हूँ, थोड़ा सा गला मेरा कुछ हो गया बोलते बोलते। तो ये है कि मैं आगे बढ़ता हूँ पर 5 मिनट, 5 मिनट के बाद स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 5 से 10 मिनट के बाद।